ईरान तक पहुंचना कितना मुश्किल था आपके लिए? नहीं, ईरान तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था और लॉजिस्टिकली भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। फ़्लाइट ली, फिर शारजाह, शारजाह से बगदाद, फिर बगदाद से 5 घंटे की यात्रा करके बॉर्डर, फिर बॉर्डर क्रॉस किया इमिग्रेशन किसी तरीके से, और फिर इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद करीबन 10 से 11 घंटे की कार जर्नी से तेहरान। कुछ भी हो सकता था। तो लेकिन बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे एज अ जर्नलिस्ट यू टेक योर चांसेस। द रेड माइक पर जो कवरेज देखने को मिली और जिसमें एक बहुत 360 डिग्री व्यू दिखाया गया बिहाइंड द सीन, कैमरे के पीछे क्या कुछ चल रहा था और क्या दिक्कतें हो रही थी एज अ रिपोर्टर इस स्टोरी को कवर करने में। तो ईरान की सरकार भी पत्रकारों को लेकर के बहुत रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो ये जो पूरा हम लोग कवर करके आए हैं, इट इज़ every single penny is paid by the red mic. What were your first feelings when you actually entered Iran? तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उस समय तो कुछ फील नहीं हो लग रहा था, बस काम करना है। तो हम लोगों को एक करेक्ट पिक्चर पता थी कि जैसे यहाँ नहीं कि इतना मार दिया, हर जगह पूरी बंजर वो सब सारी बिल्डिंग्स उड़ा दी हैं वगैरह वगैरह। इनफैक्ट जब हम लोग वहाँ शूट करने पहुँचे तो हम लोग को मुश्किल हो रहा था कि ढूंढने में कि कहाँ कहाँ है डिस्ट्रक्शन हुआ है, किन बिल्डिंगों पर अटैक हुआ है। क्या ऐसा लोगों से लग रहा था कि सीज फायर होने के पहले अगर आप पहुंचते तो एक अलग तेहरान की तस्वीर क्या उस वक्त नजर आ रही थी? तो ये भी बताया गया है कि युद्ध के दौरान तो और भी भीड़ थी, बट पीपल इंस्टेड ऑफ गोइंग इनसाइड द हाउस और इनसाइड द पार्किंग्स, पीपल वुड कम आउट ऑन द रोड्स। डर नहीं है। सैयद अब्बास अरागची जो अब भारत आने वाले हैं ब्रिक्स की बैठक के लिए अगले 2 दिनों के अंदर में, तो लोगों को लगा कि अब तो आप हमारे हेरिटेज साइट्स पर भी अटैक कर रहे हो, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे भी कर रहे हो, हमारे पुल पर भी कर रहे हो, तो मतलब आप ये सब करने लग गए तो फिर ठीक है, कर लो आकर के, हम खड़े हुए हैं। आप लोग अभी जिस हालात में गए, जिन विमेन को आपने दिखाया अपने रिपोर्ट्स में कि हिजाब पहने हुए भी हैं, बिना हिजाब के भी हैं, मॉडर्न ड्रेसेस में भी हैं, देर रात तक प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं। इंडिया से ज़्यादा एम्पावर्ड ईरान की महिलाएं, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन अगर हमको लग रहा है ऐसा तो जाके वो 1 हफ्ते रह के आए जाके। हिजाब जिसको पहनना है पहने, इसको नहीं पहनना है नहीं पहने, कहीं कोई कंपल्शन नहीं है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G जो रिलेशनशिप है कि इट इज़ डैमेज्ड फॉर गुड राइट नाउ। आपको संबंध तो रखना ही पड़ेगा ना, ईरान को भी संबंध हिंदुस्तान से रखने पड़ेंगे, हिंदुस्तान को भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल करके रखने होंगे। लेकिन हाँ, वो संबंधों में अब वो मिठास नहीं है जो मिठास थी। What is the one memory or the image that stayed with you? I saw young couple the night, वो रात में वहाँ पर अपने 2 छोटे बहुत बच्चे खड़े भी नहीं हो पाते होंगे, चल भी नहीं पाते होंगे, और वो उनको लेकर के प्राम में वहाँ पर खड़े हुए हैं। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हमारे साथ सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। वैसे तो आप इनके धुआंधार रिपोर्ट्स जो हैं वो लगातार देख ही रहे हैं द रेड माइक पर, और ईरान में 1 हफ्ता इन्होंने गुजारा। जिस तरीके से ज़मीन से रिपोर्ट्स युद्ध के दौरान सौरभ शाही के साथ गए हुए थे और बहुत बेहतरीन रिपोर्ट्स उन्होंने की। भारत के पहले पत्रकार बने जो युद्ध में ईरान को कवर कर रहे थे। वैसे तो सबसे आसान होता है कि आप इज़राइल चले जाएं और इज़राइल में एम्बेड होकर आप वहां से जो है युद्ध को कवर कर लें। तो सौरभ, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले तो ये अगर मैं शुरुआत कर सकूं कि ईरान तक पहुंचना कितना मुश्किल था आपके लिए, लॉजिस्टिकली कितना चैलेंजिंग था वो? नहीं, ईरान तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था और लॉजिस्टिकली भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जा रही है, तो इंडिया से फ़्लाइट नहीं जा रही है, और इंडिया से बहुत स्ट्रिक्ट एडवाइजरी है ईरान ना जाने के लिए, काफ़ी स्ट्रिक्ट एडवाइजरी। इनफैक्ट जब सीज़ फायर भी हो उसके बाद भी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी की कि हिंदुस्तानी बिल्कुल भी ना जाएं। तो पहली बात तो ईरान का वीज़ा लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ युद्ध चल रहा है और वहाँ पर वहाँ की सरकार को लगता है कि जो अक्सर मोसाद कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट के ज़रिए कुछ जासूसी करवा सकता है, या बहुत सारी चीज़ें। जाहिर सी बात है कि मोसाद दुनिया की सबसे सफल और बेहतरीन जासूसी एजेंसी है, वो अंडर कवर काम करते हैं, और हम सब जानते हैं मोसाद ने किस तरीके से पिछले 2 सालों में ईरान में किया है, ख़ासकर 12 रोज़ा जंग के दौरान। तो पहले तो बहुत मुश्किल था वीज़ा लेना, और वीज़ा लेने के बाद कैसे पहुँचें, क्योंकि अभी ओमान और इस्तांबुल से तो अभी तेहरान की फ़्लाइट शुरू हुई है, इंडिया से डायरेक्ट अभी भी नहीं शुरू हुई है, लेकिन तब वो भी नहीं शुरू हुई थी। तो ईरान का वीज़ा लिया, उसके बाद फिर अब कैसे जाएं? आप या तो आर्मेनिया से जाएं, अज़रबैजान से जाएं, टर्की से जाएं, इराक से जाएं,
और या फिर आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जाने का तो मतलब ही नहीं उठता है। तो फिर हम लोगों को लगा कि कहाँ से जा सकते हैं, तो हम लोगों ने सोचा बहुत, तो फिर हम लोगों ने अंत में सिंगल आउट किया इराक़ को, क्योंकि इमिग्रेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ से तो वीज़ा दे दिया, यहाँ से तो दे दिया हम लोगों को ईरान एम्बेसी, लेकिन वहाँ पर जाकर के जाहिर सी बात है कि अब चीज़ें काफ़ी IRGC के कंट्रोल में हैं। तो वहाँ पर भी इमिग्रेशन वाले अपने विवेक पर निर्णय लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ईरान सबसे बेस्ट रहेगा, तो फिर इराक़ का फिर हम लोगों ने वीज़ा लिया इराक़ का, एंड देन यहाँ से हम लोगों को फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, क्योंकि 1 या 2 फ़्लाइट ही हैं इराक़ के लिए, वो भी वाया शारजाह हैं। और जैसे हालात सुधरे हैं तो बहुत सारे लोग जो इंडिया वापस आ गए थे, जो वहाँ गल्फ़ नेशंस में काम करते हैं, वो भी वापस जा रहे थे। तो फ़्लाइट के प्राइसेस भी बहुत महंगे थे, फ़्लाइट भी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन बस किसी तरीके से हम लोगों ने फ़्लाइट ली, फिर शारजाह से बगदाद, फिर बगदाद से 5 घंटे की यात्रा करके बॉर्डर, फिर बॉर्डर क्रॉस किया इमिग्रेशन किसी तरीके से, और फिर इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद करीबन 10 से 11 घंटे की कार जर्नी से तेहरान। तो लगभग 17-18 घंटे की कार जर्नी, और फिर यहाँ से शारजाह से बगदाद करीबन 8-9 घंटे की फ्लाइट जर्नी। तो हम लोग लगभग 40 घंटे तो पहुँचने में लगे यहाँ से। नर्वस एंजाइटी थी कि रास्ते में कुछ कहीं मुश्किल ना हो, कि पहुँच पाएंगे या नहीं पाएंगे? नहीं, एंग्जाइटी तो नहीं थी, क्योंकि हम लोग नॉर्थ तेहरान से जा रहे थे और वो कुर्दों का इलाका है, और आपको पता ही है कि ट्रम्प भी कह चुके हैं कि वो कुर्दों को हथियार सप्लाई कर रहे थे कि वो ईरान में विद्रोह करवाएं। तो कुर्दों के इलाके से जाना था, और देखिए वो तो लग रहा था कि कभी भी कहीं भी रोक सकते हैं, तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि हम लोग रोके जा सकते हैं। तो वी हैड आवर प्लान बी इन माइंड। हम लोग 2023 में इराक़ गए थे, ऑलरेडी एक बार जा चुके थे। तो हम लोग करबला गए थे, तो उसकी तस्वीरें थी हमारे पास। तो हम लोगों ने काफ़ी अपना होमवर्क किया था, और बहुत लो प्रोफाइल रखा अपना विज़िट। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में भी हमारे बॉस के अलावा हमने किसी से शेयर नहीं किया था। वेरी फ्यू पीपल न्यू दैट आई वॉज गोइंग, वेरी फ्यू फॉर दैट मैटर। और कैसे जा रहे हैं वो भी नहीं बताया था हम लोगों ने किसी को भी, इंडिया में भी, कि हम कहाँ से फ़्लाइट ले रहे हैं। बता दें कि भाई ईरान जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस एयरलाइन से जा रहे हैं, वो किसी को कुछ नहीं बताया था। तो वी केप्ट इट वेरी अंडर कवर। तो जब हम लोग तेहरान पहुँच गए, और फिर हम लोगों ने जब वीडियो अपनी रास्ते में शूट करते हुए जा रहे थे हम लोग, तो फिर जब वहाँ पहुँच गए तब हम लोगों ने तेहरान पहुँच के बताया कि हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम, मतलब हमारी फैमिली में मेरे पेरेंट्स के अलावा और एक आध लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं था। और इनफैक्ट पेरेंट्स को ही पता था, पर उनको ये नहीं पता था कि कैसे जा रहा है, कौन सा रूट ले रहा है, या इतनी रोड जर्नी है, कुर्दों के इलाके से जा रहा है, कुछ भी हो सकता था। तो लेकिन बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे एज अ जर्नलिस्ट यू टेक योर चांसेस। एज रिपोर्टर्स जो है हम तो बड़े कॉन्फिडेंटली चले जाते हैं, क्योंकि दैट स्टोरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू टेल। घर वालों की टेंशन अपनी जगह होती है, वो अलग होती है, लेकिन द रेड माइक पर जो कवरेज देखने को मिली, और जिसमें एक बहुत 360 डिग्री व्यू दिखाया गया। देखिए 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई, जब इसराइल ने हमला किया ईरान पर। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हुई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। शुरुआत में शायद यही असेसमेंट था कि बस कुछ ही दिनों में जो है ये युद्ध फोल्ड इन कर जाएगा, ईरान अपने घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन आज एक इतना लंबा वक्त गुजर चुका है, और निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से विक्ट्री टू डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सौरभ के साथ बैठकर हमने कहा कि कोशिश करते हैं समझने की, जो स्टोरीज उनकी कैमरे पर हैं वो तो आप देख ही सकते हैं रेड माइक पर, लेकिन बिहाइंड द सीन कैमरे के पीछे क्या कुछ चल रहा था और क्या दिक्कतें हो रही थी एज ए रिपोर्टर इस स्टोरी को कवर करने में। सौरभ, यहाँ एक मैं ज़रूर आपसे क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी, क्योंकि आई थिंक आपके बहुत सारे दर्शक जो क्रिटिक्स हैं वो पूछेंगे कि क्या आप ईरान के मेहमान के तौर पर गए थे, क्या आप खुद कवर करने के लिए गए थे? एक डिजिटल पब्लिकेशन होकर भारत के अच्छे अच्छे मीडिया हाउसेज जो ईरान नहीं पहुँच पाती हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें हमें किसी ने कुछ फंड नहीं किया। हमने अपनी एयर टिकट खुद दी, और बहुत महंगी एयर टिकट ली हमने यहाँ से ईरान जाने की। मतलब हमारे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था, और हम लोगों ने इसके लिए सैक्रिफाइस किया, क्योंकि हम लोग काफ़ी प्लान कर रहे थे कि ईरान जाना चाहिए, और हम वेस्ट बंगाल नहीं गए कवर करने के लिए। हमारे पास बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस थी कि हम ईरान जाएँ, वेस्ट बंगाल जाएँ, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पैसा था। तो हम वो पैसा पश्चिम बंगाल इलेक्शन में लगाते, या फिर हम ईरान जाते। तो हमारे पास बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस थी, और हम लोगों ने ईरान चुना, क्योंकि पश्चिम बंगाल आप भी गई थी, और आपने भी हमारे लिए वहाँ से डिस्पैचेस किए, और भी इंडिया में बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ गए, और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट गए, अच्छा काम कर रहे थे। तो ऑलरेडी पश्चिम बंगाल की तस्वीर तो इंडिया में पता चल रही थी, ईरान कोई नहीं गया था। तो फिर हम लोगों ने पैसे बचाए, हम लोगों ने, फिर बोल रहे हैं बहुत, हम बता नहीं सकते कि हमने, हमारे लिए बड़ा हमारी
हमने बहुत अपने टांगे स्ट्रेच की, तो हम लोगों ने जाके वो टिकट लिया और वहाँ पर जाकर के हमने अपनी होटल बुकिंग की, हमने अपना टिकट लिया, सब कुछ हमने अपने पैसों से किया। और ईरान सरकार हमें क्यों असिस्ट करेगी? मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि ईरान सरकार, पहली बात तो पहले तो उनके अपने अंदरूनी मसाइल हैं इस वक्त, वो देखने में लगे हुए हैं, उनको एक युद्ध के बीच में है, उनको हर रोज़ अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है ट्रम्प के बयानों के अनुसार। कभी ट्रम्प ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च कर देते हैं, यूएई के साथ उनका एक अलग मसला चल रहा है, मुस्तफा खामनेई भी एक्टिव हुए हैं, तो वहाँ मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं। तो ईरान की सरकार भी पत्रकारों को लेकर के बहुत रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो ये जो पूरा हम लोग कवर करके आए हैं, इट इज़ एवरी सिंगल पेनी इज़ पेड बाय द रेड माइक। हमारे पास मतलब ऐसा कुछ कहने वाली बात नहीं है, बट वी हैव ऑल द बिल्स एंड वी हैव पेड फ्रॉम आवर कंपनीज अकाउंट। नहीं वो तो मतलब दर्शकों को देखिए, इसीलिए जो है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना कितना ज़रूरी हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कितने लिमिटेड रिसोर्सेज में, कितने चैलेंजेस में जो है इस तरह की असाइनमेंट्स होती हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द कवरेज, क्योंकि आपका तो ये पहला ईरान का दौरा था, आप पहली दफ़ा गए जब ईरान की ज़मीन पर आपने प्रवेश किया, और वो आपका पहला पीटीसी मुझे याद है जहाँ पर आप कह रहे थे कि लोग युद्ध में जो है युद्ध की ज़मीन को छोड़कर भाग रहे होते हैं, हम वहाँ पर जा रहे हैं कवरेज करने के लिए। What were your first feelings when you actually entered Iran? You know, something that remained with you, कुछ overwhelming था? पहली बात तो कि आप जब लिमिटेड रिसोर्सेज लगा के, इतना पैसा लगा के, आपके लिए शायद किसी बड़े चैनल के लिए वो पैसे मायने ना रखे, पर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड ऑल्सो एंड अ कोलीग एज वेल। हमारे लिए वो पैसा लगा के जाना तो हमारे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें परफॉर्म करना है। एंड आई हैड नो कैमरा पर्सन विद मी, सो हमें खुद ही कैमरा करना था। जो भी आपने कवरेज में फुटेज देखी है, जो भी वीडियोस देखे हैं, वो सब हमारे शूट किए हुए, मेरे हाथ से शूट किए हुए हैं। तो लॉन्ग शॉट लेना, क्लोज शॉट लेना, कैसे 2 फ्रेम बनाना है, लाइट नहीं आ रही है, इंटरनेट प्रॉब्लम है, बहुत सारे चैलेंजेस आपको झेलने पड़ते। तो ईरान जब पहले तो इस बात की खुशी थी कि क्रॉस कर जाए, लग रहा था कि पहले भाई इराक पहुंचे तो एक हर्डल पार हुआ, अब इराक से ईरान पहुंचे। रिमेंबर कि हम शूट कर रहे थे बॉर्डर से कि वो झंडा में इधर इराक का दिख रहा था, उधर ईरान का दिख रहा था, और बीच में वो इमिग्रेशन था और लग रहा था कि इमिग्रेशन पार कर पाएंगे कि नहीं पार कर नो मैन्स लैंड में भी थे जी। तो हर एक वहाँ पहुँचना एक चुनौती है। इनफैक्ट आपके भी कुछ दोस्त बाद में गए, वो भी बताएंगे आपको कि वो कितना उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण है, डिस्पाइट दे हैड लॉट ऑफ मनी एंड दे योर इंडिया टुडे फ्रेंड गीता मोहन इज ऑल्सो देयर। तो वो भी हमसे 5-6 दिन बाद पहुंची, पर वो कैसे पहुंची हैं वो बताएंगे आपको जब मिलेंगे कि कितना डिफिकल्ट है पहुंचना। तो हम लोग जब हमने पार किया, ईरान पहुंचे, तो आई वॉज हैप्पी कि अब नाउ वी हैव अराइव्ड। अब नाउ कि अब यहाँ से काम हो जाएगा। नाउ इट इज़ समथिंग दैट आई विल बी एबल टू परफॉर्म, आई विल बी एबल टू डू समथिंग नाउ। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर दिमाग में आने लग गया कि अब स्टोरीज़ क्या पहले तो कि वहाँ पहुँचो क्या, फिर वहाँ स्टोरीज़ क्या क्या करनी है, क्या क्या एक्सेस मिल सकता है, तेहरान तक कैसे पहुँचेंगे, कौन सी गाड़ी चाहिए, 12 घंटे की जर्नी है, क्योंकि ईरान पहुँचते ही इंटरनेट बंद हो गया, क्योंकि वहाँ इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेशनल कॉल्स नहीं जा रही हैं, तो एक डार्क स्पॉट में है। आप अगर फंस जाते हैं तो यू विल नॉट एबल टू कॉल इंडियन एम्बेसी ऑल्सो, यू डोंट हैव अ लोकल सिम, you don't have someone who is assisting you there local, so बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, जब वहाँ पहुँच गए फिर लगा कि मतलब आप देखिए, now I'm 35 and I've been working in this industry for 15 years, 15 साल से काम कर रहे हैं और हमेशा ऐसे ही चैलेंजिंग स्टोरीज ही की हैं इंडिया में भी। तो आपका अनुभव काम आता है आपको, एंड एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता था कि भाई धीरे धीरे शूट करते हुए गए, हम वहाँ से शूट करते हुए जा रहे थे। कहीं रास्ते में किसी ने रोका, कोई चेकिंग होनी, कहाँ से चेकिंग शुरुआत होती है जब आप घुस रहे होते हैं? इराक में भी 1-2 जगह चेक हो रहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या है, तो वो सब सारी चेकिंग्स तो हो रही थी। चेकिंग पॉइंट्स तो थे ही बीच में, चेकिंग पॉइंट्स बीच में थे, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं थी। चेकिंग पॉइंट्स थे, इराक में भी थे 2-3 जगह और ईरान में भी थे, पर लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं थी, उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। व्हेन यू हैव द वैलिड वीज़ा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। फिर तेहरान पहुँचे हम लोग, सुबह हो गए, रात भर मतलब आई रिमेंबर हम करीबन 7 बजे बॉर्डर पर थे, ईरान बॉर्डर पर, और हम तेहरान पहुँचे सुबह लगभग 6:30-7 बजे। तो 12 घंटे की जर्नी, कार जर्नी थी, और लगातार हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। बट ठीक है, बस वहाँ पहुँचे तो फिर
तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर इन ईरान एंड आई विल बी एबल टू डू सम गुड सिग्निफिकेंट वर्क। तो चैलेंजिंग भी और इन गुड चैलेंजेस आर इम्पोर्टेंट ऑल्सो, कि आप जब वो करते हो फिर उसके बाद हमारे कुछ लोकल सोर्सेज थे, हमने उनसे इंटरनेट लिया, अपना शूट करते हुए आए थे, फिर हम लोगों ने वो शूट किया वहाँ से। तो ईरान पहुँचना इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। एंड इनफैक्ट रास्ते में जब हम लोग जा रहे थे तो ईरान जो लोग नहीं गए, रोड्स आर फैंटास्टिक, रोड्स बहुत अच्छी और चौड़ी हैं। तो ऐसा नहीं था कहीं पे कि गड्ढा था और गाड़ी ऐसे हो रही थी वैसे हो रही थी। वो एक्चुअली हमारी स्पेशलिटी ज़्यादा है। हाँ हाँ, मतलब हमारे सड़कें जो अक्सर बहुत लंबा वक्त लगा देती हैं। अभी नाउ भी हमारा भी, इफ़ वी टॉक अबाउट हाईवेज तो वो बेटर सिचुएशन है, पर वहाँ भी बहुत ही शानदार रोड्स थी। तो हम वहाँ पहुँचे और आई थिंक फीलिंग ये थी कि बस यहाँ पहुँच गए हैं, अब ये और बड़ी जिम्मेदारी कि पहुँचने के बाद कैसे सबसे बेस्ट काम करना है, कैसे शूट प्लान करना है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उस समय तो कुछ फील नहीं होता, लग रहा था बस काम करना है, मतलब कैसे काम कर सकते हैं। वैसे तो देखिए सौरभ और हमने बहुत सारे इलेक्शंस कवर एक साथ किए हैं, असाइनमेंट्स पर एक साथ ट्रैवल किया है, और ये भी पता है कि बिना नींद के अगर कोई शख्स 24 घंटे में 25 घंटे काम कर सकता है तो ये शख्स ज़रूर है। लेकिन आप क्योंकि सौरभ शाही के साथ गए थे, सौरभ शाही तो खैर इस रीजन के एक्सपर्ट भी हैं, ईरान तो दर्जन से ज़्यादा बार जा चुके हैं, फिर भी क्या आपके मन में ऐसा लग रहा था कि तेहरान पहुंचूंगा तो शायद दिखेगा कि बहुत डिस्ट्रक्शन है हर जगह शहर में, क्योंकि आग वाग लगने की खबरें आ रही थी ऑयल टैंकर्स ब्रिजेस वगैरह पर? क्या ऐसी कोई धारणा थी आपके दिमाग में, और जो आपने देखा वहाँ ज़मीन पर वो कितना अलग नज़र आया? नहीं, देखिए वो धारणा हमारे अंदर थी नहीं। पहली बात तो हम लोग जिस तरीके से कवर कर रहे थे हमें पता था, क्योंकि हम लोग इस धारणा के को ही बस्ट कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर कुछ लोग थे, शाही साहब के ऑलरेडी बहुत सारे सोर्सेज हैं वहाँ पे, और वो 2008 से जा रहे हैं 13, आई थिंक इट वाज हिज 14th टाइम ही वाज इन ईरान। इनफैक्ट जब जंग शुरू हुई उससे भी एक हफ्ते पहले, 3-4 दिन पहले भी वहाँ पर थे। तो हम लोगों को एक करेक्ट पिक्चर पता थी कि जैसे यहाँ नहीं कि इतना मार दिया, हर जगह पूरी बंजर हो, वो सब सारी बिल्डिंग्स उड़ा दी हैं वगैरह वगैरह। इनफैक्ट जब हम लोग वहाँ शूट करने पहुँचे तो हम लोग को मुश्किल हो रहा था कि ढूंढने में कि कहाँ कहाँ है डिस्ट्रक्शन हुआ है, किन बिल्डिंगों पर अटैक हुआ है। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट कि हाँ इस जगह हुआ है, इस जगह हुआ है, इस जगह हुआ है। ऐसा नहीं कि आप सड़क पर आप जाएंगे तेहरान तो आपको लगेगा ही नहीं कि युद्ध चल रहा है। बहुत खूबसूरत शहर है, आप थिंक आप गई हैं एक बार? बहुत पहले गई हूँ मैं। हाँ, बहुत ही खूबसूरत शहर है वो। यूरोपियन शहरों से को टक्कर नहीं देता, कुछ यूरोपियन शहरों से तो बहुत ही अच्छा है। अच्छी लंबी चौड़ी सड़कें हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप तेहरान जाकर के ईरान में देखते हैं, आर्किटेक्चर। तो एक बात आपने लोगों से सुना ही होगा, म्यूरल्स। लोगों ने इतनी क्रिएटिव होर्डिंग्स हैं, जैसे कि कैसे ट्रम्प का एक बहुत बड़ा फोटो है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनके मुंह को सिल दिया गया है। मिनाब में जो बच्चों पर हमला हुआ, 168 बच्चों की मौत हुई, उनका बैग और उससे आंसू निकल रहे हैं। तो मतलब अगर आप सड़क पर भी जा रहे हैं तो आप उनकी म्यूरल्स देख करके यू विल गेट इंस्पायर्ड, और आपको लगेगा कि ये देखिए कितना गलत हुआ है। इनफैक्ट जो लोग ईरान में उस जो मौजूदा सरकार है, निज़ाम है, उनसे खुश नहीं भी हैं, लेकिन आप सड़क पर चलेंगे और उन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही गलत किया अमेरिका ने। और वो उनके जो म्यूरल्स हैं वो ही शायद उनकी जनता को मोटिवेट कर रहे हैं। और पर्शियंस आर क्रिएटिव पीपल, एब्सोल्युटली। मतलब अगर लोगों ने पर्शियन फिल्म्स नहीं देखी, वो देखिए पर्शियन फिल्म्स। माजिद मजीदी जैसे मतलब कल्ट डायरेक्टर हैं वहाँ पर, जो वहाँ सेवा कर रहे हैं, जाकर के रेड क्रिसेंट में काम कर रहे हैं। तो तेहरान में पहुँचने के बाद तो पहली बात तो आपके जहन में जो कुछ भी है, और आप दिल्ली से आ रहे हैं तो तेहरान आपको बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि हम बहुत ही सुंदर है, पहाड़ है, बर्फ़ पड़ी हुई है चोटी में, वो दिखता है, सड़कें चौड़ी है, साफ़ सुथरे हैं, आपको एक पर्शियन आर्किटेक्चर सड़कों पर नज़र आएगा, म्यूरल्स हैं, और हीरोज़ की अपनी उनकी स्टैच्यूज़ हैं। सो आई थिंक तेहरान वाज, मतलब हमें पता था लेकिन और मुतमईन हो गए जा कर के कि। पर आप जब गए थे तो उस वक्त संघर्ष विराम क्योंकि जारी था, सीज़फायर जारी था, क्या ऐसा लोगों से लग रहा था कि सीज़फायर होने के पहले अगर आप पहुंचते तो एक अलग तेहरान की तस्वीर क्या उस वक्त नज़र आ रही थी, या उस वक्त भी हालात जो हैं काम ही था? नहीं, काम तो क्या है कि वहाँ पर रात में डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं रोज़, दिन भर लोग अपना काम करते हैं, और हर स्क्वायर पे रात में डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, चाहे वो इनकलाब स्क्वायर हो, चाहे वो फ्रीडम स्क्वायर हो, हर जगह पर रात में लोग झंडे लेकर के ईरान के इकट्ठे होते हैं, और 4 से 5 घंटे वो वहाँ पर रहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, वहाँ तकरीरें होती हैं, वहाँ
लोग अपनी बात कहते हैं, तमाम लोग लंगर लगा रहते हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई अपने अपने तरीके से जो सेवा करना चाहता है। तो इनफैक्ट युद्ध के दौरान भी ये माहौल था, और हमें लग तो ये भी बताया गया कि युद्ध के दौरान तो और भी भीड़ थी। इनफैक्ट हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि भाई ये लोग हैं, और रात में अक्सर एक आध बार एयर डिफेंस एक्टिव हुआ, कुछ आवाज़ें भी आई, बट आई थिंक उन लोगों की भीड़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मतलब अगर आप एयर डिफेंस एक्टिव हुआ है या अटैक की संभावना है, लग रहा है कि अटैक हो रहा है, तो आप अंदर जाते हो, या वहाँ तो बंकर्स नहीं बने जैसे इसराइल में बने हुए हैं, लेकिन ईरान में लोग बेसमेंट्स में जा सकते हैं, पार्किंग वहाँ नहीं, बट पीपल इंस्टेड ऑफ गोइंग इनसाइड द हाउस और इनसाइड द पार्किंग्स, पीपल वुड कम आउट ऑन द रोड्स। डर नहीं है, खौफ नहीं नहीं नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट लोग बहुत मोटिवेटेड हैं, और यही वजह है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ईरान डील कर रहा है अमेरिका से, तो वो उनके लोगों से आ रहा है, क्योंकि अब वो बहुत कॉन्फिडेंट है, ईरान की मौजूदा सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है कि ईरान की जनता उनके साथ में है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, ईरानियंस आर ल्यूनेटिक्स और दे आर डिसऑनरेबल पीपल, ये सब सारी बातें जब ट्रम्प कहते हैं, इस तरीके के वो तकरीरें करते हैं, इस तरीके के बयान देते हैं, तो जो ईरानी विश्व भर में रह रहे हैं उनको लग रहा है तो ईरानियों का कह रहे हैं। ये अगर आपको कह दें कि भारतीय पागल होते हैं, तो आप कहीं भी हो, इनफैक्ट अगर आप अमेरिका में भी रह रहे हो, वहाँ काम करें, तो आपको लगेगा कि मतलब क्यों कह रहे हो तुम, हम पागल हैं। तो ईरान में तो खैर ये और ज़्यादा सेंटिमेंट आई हैं। तो इनफैक्ट हमने बात भी की थी, बहुत सारे सिग्निफिकेंट लोग वो वापस आ रहे थे। मतलब युद्ध में आपने देखा होगा कि लोग देश छोड़ के जाते हैं बाहर, वो लोग वापस आ रहे हैं। इनफैक्ट युद्ध के दौरान हम एक अल जज़ीरा देख रहे थे कि वहाँ टर्की बॉर्डर से रिपोर्ट करी थी उनकी रिपोर्टर, वह युद्ध पीक पे था, तब देख रहे थे कि लोग आ रहे हैं, कोई डॉक्टर है वो टर्की में है, किसी की शादी थी, अपनी शादी तोड़ के एक लड़की आ रही थी। बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर आए, जो सरकार से खुश हैं, नाखुश हैं, पर वो ईरान के लिए आए। तो वो जो एक रिलीजियस जो इस्लामी क्रांति है वो भी अपनी जगह है, और एक नेशनलिज्म है, पेट्रियोटिज्म है, वो साथ साथ वो ईरान में नज़र आया। इनफैक्ट डॉक्टर नवीद करके हैं, उनसे हमने बात की थी, तो वो पढ़ा रहे थे, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD हैं, उनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप भी है, एंड ही वाज टीचिंग इन लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी में, वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन लाहौर, लम्स यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ करके वो वॉलंटियर के तौर पर काम करने लग गए आकर के यहाँ पे। उनका भाई भी काम कर रहा है, और वो अमेरिकन सिटीजन भी है, वो अपनी अमेरिकी पासपोर्ट भी सरेंडर करने को तैयार हैं। तो वो एक चीज़ है जिस वजह से ईरान बहुत कॉन्फिडेंट होके इस वक्त अमेरिका से डील कर रहा है। उसे पता है कि उसके मुल्क के लोग वहाँ पर हैं। पहले तो ये था कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन ना बनाइए, अमेरिका से अच्छे रिश्ते रखिए। अब तो वहाँ पर सरकार कुछ भी कहे, सरकार तो कह रही कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। पहले भी उन्होंने इनका सेटेड पोजीशन है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं, अब जनता कह रही आप बनाइए। ईरान की सरकार ने बार बार, देखिए 2003 में इनफैक्ट अयतुल्ला खामनेई ने फतवा भी जारी किया था, ये कहते हुए कि इस्लाम में हम परमाणु हथियार नहीं बनाते हैं, हम जो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं वो सिविलियन राइट्स के लिए कर रहे हैं। और ईरानियंस, पर्शियंस अपनी सिविलाइजेशन, सभ्यता, अपनी आर्ट्स, आपका पर्शियन फिल्मों का जिक्र किया सौरभ ने, स्पैरोज, चिल्ड्रन ऑफ हेवन जो माजिद मजीदी की फिल्म है, अपनी डिप्लोमेसी, निगोसिएशन स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। सैयद अब्बास अराक्ची जो अब भारत आने वाले हैं ब्रिक्स की बैठक के लिए, अगले 2 दिनों के अंदर में विदेश मंत्री, लंबे समय से निगोशिएटर रहे हैं। और एक तो ये ईरानियंस रह रहकर PhD कर लेते हैं सौरभ, जिसको देखो वो PhD कर रहे हैं। उनके पेजेशकियां साहब डॉक्टर हैं, अली लारीजानी से लेकर अब्बास अराक्ची से लेकर। तो ये सोसाइटी के अंदर आपको लगता है कि एक बहुत एजुकेटेड सोसाइटी नजर आई आपको वहाँ ईरान में? हमें लगता है कि वहाँ हर व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है। इनफैक्ट जो जर्नलिस्ट भी हैं वो भी PhD हैं, और वहाँ पढ़ाते हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में। इनफैक्ट वहाँ पर पेजेशकियां के बारे में तो आपने बताया कि प्रेसिडेंट है वो खुद सर्जन है। वहाँ जो सरकार में भी बनते हैं, सरकार में भी रोल है जिनका, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़ाई का वहाँ पर एक बहुत बहुत कॉन्सेप्ट भी है, और लोग पढ़े लिखे लोगों को पसंद करते हैं। ये कोई, अब यहाँ पर हमारे यहाँ तो चलिए डिग्री का मायने नहीं है, वहाँ डिग्री के बहुत मायने हैं। आज जब पढ़ लिख करके आते हैं तो फिर आपको एक अनुभव भी है, आपका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, और फिर जब दुनिया में जाकर के आप बात करते हैं तो एक डेप्थ के साथ, एक गहराई के साथ, मजबूती के साथ बात करते हैं। वहाँ पर तो लड़कियाँ, मतलब वो हम लोगों ने पहले ही बोला है कि वहाँ जाके जो वहाँ लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा, मतलब लड़के भी पढ़े लिखे हैं, पर लड़कियों में ज़्यादा क्रेज़ है, और वो वहाँ पर उनको
पुश किया जाता है लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। यहाँ लड़कियाँ इतना ज़्यादा पढ़ती हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में लड़कों को रिजर्वेशन देना पड़ा। जब लड़की पढ़ जाएंगी और लड़के तो घूमते रह जाएंगे, तो वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी मिलेंगी लड़कों से ज़्यादा। तो वहाँ पढ़ाई का एक कल्चर है, तो एजुकेशन वहाँ पर आपको सब लोग एजुकेटेड मिलेंगे, नज़र में आएंगे। विमेन के मसले पर मैं बात करूंगी, लेकिन उसके पहले जो आपने नेशनलिज्म वाली बात की, जो राष्ट्रवाद वाली जो फीलिंग है, इरानियंस में जो नेशनलिज्म है वो एक्चुअली दुनिया के बहुत कम देश है जिसमें उस लेवल की नेशनलिज्म की बातें की जाती हैं। और आप लोगों ने कौम से स्टोरीज की, आपने कराज जो B1 ब्रिज है जिसकी बॉम्बिंग हुई थी, इनफैक्ट जब कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि मैं आपकी सभ्यता को निस्तनाबूद कर दूंगा, लोग सड़कों पर निकल आए थे, ब्रिजेस पर, जो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर था, आर्टिस्ट्स आ गए थे न्यूक्लियर प्लांट्स के, आपके थर्मल प्लांट्स के बाहर, सोलर प्लांट्स के बाहर बैठकर परफॉर्म करने के लिए। कराच ब्रिज पर आपने बहुत अच्छी स्टोरीज की हैं, द हिंदू में भी आपने लेख लिखे हैं। कैसे वो एक डिफायंस और रेजिलियंस एक साथ नजर आ रहा है? क्या उस ब्रिज को ऑलरेडी बनाया भी जा रहा है, उसका निर्माण का काम भी चल रहा है? बिल्कुल, वो पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज, और वो अगर आप गए तो करज तेहरान से तकरीबन डेढ़ एक घंटे का रास्ता है। वो ब्रिज जो है वो नॉर्थ ईरान को तेहरान से जोड़ता है, और कैस्पियन सी का भी एक इम्पोर्टेंट रास्ता है। बहुत सिग्निफिकेंट ब्रिज है, और मिलिट्री ब्रिज नहीं है, सिविलियन ब्रिज है, और बनाया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि मिडिल ईस्ट सबसे ऊंचा ब्रिज ईरानी तकनीक से बनाया हुआ, ईरानी इंजीनियर्स ने बनाया हुआ, टोटल मेड इन ईरान, मेक इन ईरान। तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्रिज था। इनफैक्ट वो ब्रिज बन गया था, उसका उद्घाटन नहीं हुआ था, लेकिन गाड़ियां उसमें चल रही थी, और उसमें 18 बार मिसाइल मारी है। मतलब कि एक बार मारी, उसके बाद जब वहाँ रेस्क्यू करने के लिए नीचे डॉक्टर्स वगैरह आए, रेस्क्यू हुआ था, फिर उसके बाद मारी कि ताकि मतलब ज़्यादा लोगों की मौत हो। तो वो 18 बार मिसाइल आके, मतलब 3 बार अटैक हुआ और 18 मिसाइल मारी गई उस ब्रिज पर। उस ब्रिज पर अटैक हुआ तो फिर देखिए, वो भी एक आपका प्रदर्शन करने का तरीका होता है। एक तो आप सड़कों पर आ गए, आप देखिए ईरानियों ने कितने क्रिएटिव तरीके से प्रदर्शन भी किया, कि जिसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हुआ कि आज कहीं पर भी हो, सरकारें किसी देश की कुछ भी कहें, लेकिन आपको पूरी दुनिया में सिंपैथी ईरान के लिए नजर आएगी। तो आप समझिए वो अली घमसरी हो जो अपना म्यूजिक बजा रहे थे आकर के, सोचिए कितना क्रिएटिव सोचा होगा उसने कि मैं जाकर के वहां पर म्यूजिक बजाऊं जहां पर उन्होंने कहा कि अटैक करेंगे, जहां ब्रिज टूटा है, जहां मलबा है, जाकर के वहां ये तरीका है प्रोटेस्ट करने का। तो ये क्रिएटिव तरीके भी प्रोटेस्ट करने की सोचिए कि वहां तक लोग पहुंचे होंगे, करज तक 1.5 घंटे तेहरान से आसपास के इलाकों से वहां के खड़े हुए होंगे, आके ह्यूमन चेन बनाया होगा, आकर के झंडे लिए होंगे आकर के। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए भी कितना सोचा, कितना वक्त लगाया। तो वो करज बिल जब वो अटैक हुआ, तो लोगों को बोला कि अब तो आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अब तो आप हमें ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे पुल, सड़क, ट्रेन, ब्रिज, गुलिस्तान पैलेस जो वहाँ का लाल किला कह सकते हैं, जैसे जो हमारे लिए लाल किला है हिंदुस्तान में, वैसे वो गुलिस्तान पैलेस है, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ। वहाँ पर जो संगमरमर का तख्त है उसमें दरारें आ गई। तो लोगों को लगा कि अब तो आप हमारे हेरिटेज साइट्स पर भी अटैक कर रहे हो, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे भी कर रहे हो, हमारे पुल पर भी कर रहे हो, तो मतलब आप ये सब करने लग गए, तो फिर ठीक है, कर लो आकर के, हम खड़े हुए हैं भाई, आप पुल पर हमें मारो ना फिर सीधे। तो सामने ही आके खड़े हो गए तो फिर आप कैसे मारोगे? तो ट्रंप ने वो सीज फायर किया, उनकी मजबूरी थी। अगर आप सिविलियंस वहां पर खड़े और आप पुल को मारते, आप यही कह रहे थे ना कि सारे ब्रिजेस उड़ा देंगे आपके। ब्रिजेस क्यों उड़ा दोगे आपके? आप युद्ध कर रहे हो तो मिलिट्री मारो, तो मारो तुम्हारा हेडक्वार्टर उड़ाएंगे IRGC को, तो आप कर ही रहे थे। पुल क्यों उड़ाओगे? न्यूक्लियर साइट्स क्यों उड़ाओगे? पावर स्टेशन क्यों उड़ाओगे? तो लोगों ने कहा तुम हमारे लिए कर रहे हो तो हम सामने खड़े आके मारो। तो ट्रंप के लिए तो सब मजबूरी थी कि सीज फायर करना, क्योंकि जब दुर्देशी आगे खड़ा हो गया है कि हम झुकेंगे नहीं, हम खड़े हुए हैं जान देने के लिए, हम अपने पुल बचाएंगे, तुम हमारे पुल मारना चाहते हो हमें मार दो, हम पुल अपने नहीं ढहने देंगे। तो फिर आप जब सामने आकर, तो ये एक यूनिक वे ऑफ प्रोटेस्ट है, और शायद ऐसा प्रोटेस्ट दुनिया में पहले कभी किसी ने देखा नहीं। हिस्ट्री ऑफ, अगर हम देख रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, इस तरीके का प्रोटेस्ट तो नहीं देखा कभी हमने। और इनफैक्ट ये सीखने वाली बातें हैं कि आप जब वहाँ जाते हैं, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, उस जगह पर जाके देखते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने छोटे बच्चों को लेकर वहाँ खड़े हैं और आपको पता है कि अटैक होने वाला है कुछ घंटों में।
और आप उस अटैक का इंतजार कर रहे हैं अपने छोटे बच्चों को लेकर के। लोग अपने बच्चों को घरों में छोड़ के आते हैं, जब भी कुछ ऐसा प्रोटेस्ट भी होता है तो बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ बच्चों को लेके खड़े हुए हैं। तो वही जब बच्चों की ट्रेनिंग ही उस बात अभी हो रही है कि आपको गलत के लिए बोलना है या खड़े होना है, अपने देश के लिए खड़े होना है, बोलना है, तो फिर वो बचपन से शुरू होते हैं, तो वो नज़र आता है। अच्छा, अब जहाँ तक औरतों का सवाल है, हमने देखा आपकी रिपोर्ट्स, क्योंकि सौरभ शाही ने पहले भी की हैं और वो लगातार इस पर बातचीत करते रहते हैं, कि एक तो बहुत साफ है कि देखिए जो वेस्टर्न मीडिया के नैरेटिव्स हैं, ईवल रिजीम, टेररिस्ट रिजीम, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं। दूसरी बात है, ईरान अफगानिस्तान तालिबान नहीं है कि विमेन को इनविजिबलाइज कर दिया गया है, वहाँ महिलाएं हैं और जैसा सौरभ ने कहा पुरुषों से ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उनकी कानूनी अधिकारों को लेकर विवाद हो सकता है। और 2022 में महसा आमनी की किलिंग हुई थी, डेथ हुई थी उनकी अस्पताल में अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांस, जिसके बाद एक पूरा का पूरा हिजाब मूवमेंट हमको देखने को मिला था। आप लोग अभी जिस हालात में गए, जिन विमेन को आपने दिखाया अपने रिपोर्ट्स में कि हिजाब पहने हुए भी हैं, बिना हिजाब के भी हैं, मॉडर्न ड्रेसेस में भी हैं, देर रात तक प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये कुछ रिलैक्सेशन अभी हाल फिलहाल में किए गए हैं, कीपिंग इन माइंड कि जनवरी में कुछ प्रोटेस्ट की खबरें आई थी, या फिर एक नैरेटिव गलत तरीके से लगातार बिल्डअप किया गया था? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि हमें जब ये स्टोरी करनी थी तो हमारे लिए था कि कैसे करें इसको, और सबसे आसान स्टोरी यही थी, हो गई हमारी। हम लोग अपने होटल से निकले और वहाँ पे फ्राइडे बाज़ार लगा हुआ था, और उस बाज़ार में देखा हमने कि मतलब आप फैशन, क्योंकि ये जहन में था हमारे, क्योंकि वेस्टर्न प्रेस ने बहुत मेहनत की है, डेकेड्स लगाए हैं कि ईरान की इमेज पोर्ट्रे करो। हम वहाँ पर गए, हमने तो कोई स्टेज नहीं था, कुछ नहीं वहाँ, तो आप हमारे वीडियो भी देखेंगे तो हम तो अपना ट्राइपॉड लगा के खड़े हुए हैं और पीछे लड़कियाँ निकल रही हैं, मतलब आपने ब्लॉन्ड हेयर करवा के, लिप सर्जरी तो बहुत ही कॉमन है वहाँ पर, हमने देखी, मतलब लड़कियों को समझ में आ जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाथ पकड़ के जा रही हैं, कॉफ़ी शॉप में हैं, वो सिगरेट पी रही हैं, वो हुक्का पी रही हैं खुले में, और वो बाजार में दिख रहा है, नज़र आ रहा है। ये सारी ईरानियंस ही हैं, फॉरेनर्स नहीं है। ईरानियन है, बिल्कुल ईरानियन है। तो हमने किसी को बोला कि आप चौक क्यों रहे हो, और मैं फिर बोल रहा हूँ, वो जिम्मेदारी से बोला, अफगानिस्तान से कंपेयर नहीं, वहाँ की महिलाएं इंडिया ज़्यादा एम्पावर्ड है, और ये बहुत जिम्मेदारी से किसे कह रहे हैं हम, इंडिया से ज़्यादा एम्पावर्ड ईरान की महिलाएं। लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन अगर हमको लग रहा है ऐसा, तो जाके वो 1 हफ्ते रह के आए जाके। यहाँ पर अभी भी दहेज के चक्कर में औरतों को मार देते हैं, पीट देते हैं, पति अपनी औरतों को मारता है, सास ससुर ताने देते हैं, घर से निकाल देते हैं, वहाँ ये सब नहीं होता। तेहरान में डिवोर्स रेट 50% से ज़्यादा है, पूरे ईरान का डिवोर्स रेट 40% से ज़्यादा है, और ज़्यादातर डिवोर्स इनिशिएट करती हैं महिलाएं, जैसे हमने बताया, ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं पुरुषों से। शादी करनी होती है तो महिला कहती है कि भाई मेरी शर्त है कि अपना घर बनाओ पहले, तब शादी करूंगी। लड़की तय करती है, लड़का अप्रोच करता है, लड़की तय करती है उसे शादी करनी है कि नहीं करनी है। तो इन सब मसलों में लड़कियां बहुत एम्पावर्ड हैं। अब रही बात हिजाब लॉ की, हिजाब लॉ आया रेफरेंडम से, सरकार ने तो वैसे थोपा नहीं, रेफरेंडम में लोगों ने, जाएगा भी रेफरेंडम से, हिजाब लॉ है, लेकिन उसको लागू नहीं कराया जा रहा है, उसको लागू नहीं कराया जा रहा है। हिजाब जिसको पहनना है पहने, इसको नहीं पहनना है नहीं पहने, कहीं कोई कंपल्शन नहीं है। वहाँ लिखा ज़रूर हुआ है, उसमें लिखा हुआ है प्लीज़ फॉलो इस्लामिक हिजाब, प्लीज़ लिखा हुआ है, प्लीज़ पहनना है पहनिए, नहीं पहनना है नहीं पहनिए। तो तेहरान में तो हमें लगता है कि हिजाब पहने हुए हमने कम लड़कियों को देखा होगा, नहीं पहनने वाली ज़्यादा हैं। क्या लग रहा है कि ये नॉर्दर्न तेहरान में आप जाएंगे तो और मॉडर्निटी नज़र आएगी आपको। वहाँ की लड़कियाँ, अगेन हम कहेंगे कि इतना ज़्यादा ईरान को लेकर के माहौल या एक अलग तरीके की पिक्चर तस्वीर बनाई गई है कि वहाँ आप जाके चौंकते रहते हैं, पर वहाँ चौंक क्यों रहे हो, मतलब ये तो इट इज़ व्हाट इट इज़। नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू अगेन आस्क यू, क्या आपको ऐसा सेंस हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग की फ्रीडम या हिजाब लॉ है, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली लागू नहीं करवाया जा रहा है, वो पुलिसिंग नहीं करवाई जा रही है, तो रेफरेंडम से ही जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पिछले कुछ महीनों की डेवलपमेंट्स हैं, मे बी द गवर्नमेंट हैज आल्सो लर्नड अ फ्यू लेसन्स जो पिछले कुछ महीनों में हुई हैं? नहीं, पिछले कुछ सालों से हो रहा है, मतलब अब 3-1 साल हो गए होंगे, 3-4 साल हो गए। और अमीनी की बात करी थी, महिसा अमीनी की बात कर रही थी, उनका वीडियो फुटेज है, वो थाने में जाके घबरा गई, बहुत ज़्यादा घबरा, और ऐसा भी नहीं कि जेल में डाला जा रहा था लड़कियों को, उनको थाने ले जाया जाता था, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता था और बोल दिया जाता था कि इनसे बोलिए कि इस्लामिक हिजाब जो है फॉलो करें।
तो जेल में डाल के फांसी तो नहीं दी जा रही थी किसी को। तो वो कई सालों से उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन बहुत रिलैक्स किया। उनको समझ में आया कि भाई रेफरेंडम से आए, लेकिन अब लड़कियां नहीं चाहती हैं तो फिर ठीक है। तो उस सरकार ने भी इस पर काम किया है। तो वो आपको इनफैक्ट प्रोटेस्ट में, हमें तो प्रोटेस्ट में महिलाएं ज़्यादा नजर आई पुरुषों से। नहीं, आपने बात भी की बहुत सारे, मतलब टीचर्स, ओल्ड विमेन, यंग बच्चियां, सब प्रोटेस्ट में देर रात तक खड़ी थी और फ्रीली बात कर रही थी। आप जब बात कर रहे थे ऐसा तो कोई नहीं था कि कोई आके आपको रोक रहा है कि विमेन से बात मत करो? नहीं नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं कोई भी रुकावट नहीं है। आपको जिससे बात करनी है बात करिए प्रोटेस्ट में, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा है तो सड़क पर अगर आप ऐसे प्रोटेस्ट के अलावा, डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा बात करें तो फिर प्रॉब्लम होगी। लोग आके टोकेंगे आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, क्यों शूट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ के लोग अब बहुत अवेयर हो गए हैं। क्योंकि अंदर से ही विद्रोह कराने का प्लान था। स्टारलिंक की डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ें रिकवर कर रही है IRGC वहाँ से। तो वो आपको एक बार लोग ज़रूर मिलेंगे, वो लोग वहाँ पे अवेयर हैं, वो आपको शूट करने से पहले रोकेंगे, पूछेंगे परमिशन कहाँ है, डिस्पाइट इवन इफ यू हैव प्रेस वीज़ा ना, परमिशन कहाँ है, कौन है आपके साथ, पुलिस वाला कोई है क्या। तो ये तो प्रॉब्लम होगी वहाँ पर। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में तो फ्रीली आप बात करिए, अगर आपको परमिशन दे देखिए तो जिससे जो बात करनी है करिए, कोई नहीं रोक रहा है वहाँ पर बात। इंटरनेट कैसे मैनेज कर रहे थे आप? ये जो लगातार एक चला हुआ कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ईरान हैज़ बीन कट ऑफ फॉर ऑलमोस्ट द पास्ट 2 मंथ्स, हाउ आर यू मैनेजिंग अपनी फीड वगैरह भेजना? देखिए, एक तो है इंट्रानेट, जो वहाँ का इंट्रानेट है वो चल रहा है। वहाँ के लोगों को इंटरनेट का एक्सेस है। अच्छा। अगर आपको खाना मंगवाना है, आपकी कार ऐप है, आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पे भी स्विगी जोमेटो है? हाँ, वहाँ पे स्विगी, अपने उनकी कंपनी से स्विगी जोमेटो है। हाँ, मतलब वो तो सेल्फ, वो तो इतने सैंक्शन के बाद ईरान परफेक्ट एग्जांपल है। मेड इन इंडिया जो हमारे यहाँ शुरू किया, मेक इन इंडिया PM ने, वहाँ मेक इन इंडिया का परफेक्ट एग्जांपल मेक इन ईरान है। वहाँ पर जब सड़कों पर गाड़ी दिखेंगी ना, सब ईरान की कंपनियों की गाड़ियाँ हैं। वहाँ पर आपको कोई किया, कोई होंडा, कोई सुजुकी, कोई रेंज रोवर, कोई टाटा, ये सब नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि सैंक्शन इतने हैं। तो उनकी अपनी कंपनियाँ हैं गाड़ी की, और बढ़िया गाड़ियाँ आपको मिलेंगी सड़क पर, सिर्फ और सिर्फ ईरानी। आप देखेंगे यार ये तो कंपनी नहीं देखी, फिर आप पता लगेगा नहीं तो यहाँ की बनाई हुई गाड़ियाँ हैं उनकी। तो वो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर लोगों ने किया है। तो सैंक्शंस इतने हैं तो लोकल इंटरनेट चल रहा है। अच्छा। लेकिन जो इंटरनेशनल ऐप्स हैं वो नहीं चलेंगी। VPN? हाँ, फिर उसके लिए आपको VPN लेना पड़ेगा। VPN इज रनिंग? हाँ, लोकल सिम लेना पड़ेगा। VPN से फिर हमने VPN लिया, फिर कुछ हेल्प ली लोगों की, हमारे जो वहाँ पे सोर्सेज हैं उनसे इंटरनेट लेके फिर किस तरीके से आपने वो देखिए। ईरान में अमेरिका अपना नैरेटिव पुश कर रहा है, वो कैसे करेगा? या आपको अपने लोगों को जो उनके एसेट्स हैं CIA के, मोसाद के, वो कैसे बात करेंगे? वो जाहिर सी बात है कुछ ऐप्स का ही सहारा लेंगे। तो फिर उनकी एक्सेसिबिलिटी रोकने के लिए वहाँ पे इंटरनेट चल रहा है। वहाँ के लोगों को एक्सेस है कि वो अपनी ट्रेन टिकट बुक कर लें, फ्लाइट टिकट बुक कर लें, खाना मंगवा लें, कैब बुक कर लें, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे आप अगर वीडियो फुटेज भेज रहे हैं इतने सारे शूट की, तो उसमें तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी। इंटरनेट तो बहुत ही स्लो हो गया था, मतलब ठीक है, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब। आउटपुट इज मोर इम्पॉर्टेंट। उसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है वो हमें पता है। कि रात में फुटेज भेजते हुए जैसे हाथ में लेके आप सो रहे हैं और आप ऐसे झपकी लग गई, फिर आपको नहीं फुटेज भेजना है तो वो फुटेज जा रहा था, तो बट वी समहाउ मैनेज्ड। अच्छा, कमिंग टू द अदर मिसकंसेप्शन अबाउट ईरान, और जिसको लेकर भी बहुत वेस्टर्न नैरेटिव देखने को मिलती है कि भाई द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और ये बहुत हार्ड लाइन है, बहुत कट्टर है, बहुत कंजर्वेटिव है। लेकिन वहीं ईरान से हम जब तस्वीरें देखते हैं कि एक जूविश सिनेगॉग पर हमला हो रहा है या गुरुद्वाराज हैं, आपने किस तरह के सिंक्रेटिक कल्चर को वहाँ पर देखा? वहाँ पर ये बात हमने अपने आगे बोली थी कि जब पिछले साल बाइसन वैली में हमारे जो टूरिस्ट पर अटैक हुआ कश्मीर में, उसके बाद हमने पूरे हिंदुस्तान में देखा कि कश्मीरियों पर अटैक हुआ। कश्मीरी स्टूडेंट्स पर, कश्मीरी शॉल बेचने वालों पे, फेरी वालों पे अटैक हुआ। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, UP, हर जगह पर आपने देखा वो अटैक। कश्मीरियों पर हमले हुए। आपको पता है कि ईरान में लगभग 30,000 से ज़्यादा जू हैं। तो वो जो ज़ायनिस्ट रिजीम बोलते हैं, तो वहाँ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, वो इस्लामी मुल्क है, लेकिन एक भी जू को किसी ने एक चांटा तक नहीं मारा, एक उंगली तक नहीं लगाई। आपने सुना कहीं खबर तो आई जाती, वेस्टर्न प्रेस तो चला देता कि एक जू को भी अगर कॉलर पकड़ता, थप्पड़ मारता कोई भी, तो पता चल जाता हम लोगों को। तो
एक जू को भी किसी ने छुआ तक नहीं। हमारे आप ये कॉन्ट्रास्ट देख लीजिए ना। तो जब एजुकेटेड सोसाइटी होती है उसके बहुत सारे रंग होते हैं, उसमें एक ये रंग है, एक तरीका है। पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ आपके अंदर लाती है और समझाती है। जब आप इवॉल्व होते हो, आप एक मुल्क, एक ईरानी बन के जब सोचते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ तो नफरत की विसल, जो डॉग विस्लिंग होती है, वो फ्रॉम द टॉप होती है। तो वहाँ आपको लगता है कि फ्रॉम द टॉप एक कोशिश की जा रही होगी कि आप कोई डॉग विस्लिंग ना करे कम्युनिटी के खिलाफ? इनफैक्ट सिनेगॉग में जो अटैक हुआ यहूदी पूजा स्थल पर, तो उनके सैकड़ों साल पुराने कुछ धार्मिक चीज़ें थी, तो वो बुलडोज़र लेकर के आए कि भाई मलबा हटाने हैं। तो वहाँ के जो यहूदी थे उन्होंने बोला कि हमारा तो बुलडोज़र लाएंगे तो हमारा तो हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं वो सब तो नष्ट हो जाएंगी। तो वहाँ के लोगों ने, जो ईरानी हैं, उन्होंने अपने हाथों से मलबा हटाया। उन्होंने अपने हाथों से मलबा हटाया। इट इज़ ऑलरेडी रिपोर्टेड। उन्होंने अपने हाथों से मलबा हटाया, कई दिन लग गए कि वो ख़राब ना हो। तो वहाँ अपने कल्चर, अपने जो एक रिलीजियस टॉलरेंस है उसका इतना ध्यान है कि इस्लाम को मानने वाले और जो यहूदी मुल्क इज़राइल उन पर रोज़ हमले कर रहा है, आप उस धर्म के प्रतीकों की रक्षा के लिए अपने हाथों से मलबा उठा रहे हैं। अभी हम डिस्पैच हम करेंगे, हमने स्टोरी भी विशेष तौर पर की है। इस्लाम की मूल अवधारणा क्या है? मूल अवधारणा है कि हम बुतों की पूजा नहीं करेंगे। स्टैचू वर्शिप के खिलाफ इस्लाम धर्म आया, बुत परस्ती के खिलाफ आया। बुत परस्ती बहुत बहुत गलत माना जाता है इस्लाम में। आपको पता चलेगा हमारी रिपोर्ट में कि बाकायदे तेहरान में एक ट्रेन स्टेशन है मदर मेरी के नाम पे। उसका नाम है मरियम मुकद्दस ट्रेन स्टेशन। उसमें बाकायदे मदर मेरी की मूर्ति लगी है, बाहर बहुत बड़ी स्टैचू लगी है और गोद में जीसस क्राइस्ट है। अंदर जीसस क्राइस्ट की भी मूर्ति है। तो मरियम मुकद्दस नाम पर एक ट्रेन स्टेशन है, उसमें जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है और उसमें तमाम तस्वीरें हैं उन शहीदों की जो ईसाई शहीद हैं। सिग्निफिकेंट 3 से 3.5 लाख लोग होंगे वहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं। इनफैक्ट जो आर्मेनियन क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर, जो आर्मेनियन ईरानी क्रिश्चियंस हैं, आपको पता है कि शराब हराम है ईरान में शराब पीने, लेकिन उनको अलाउ है कि वो अपनी वाइन खुद बना सकते हैं और पी सकते हैं। तो वो अलाउड है उनको। तो हम लोगों ने उस मरियम मुकद्दस ट्रेन स्टेशन से स्टोरी की, वहाँ जाके बताया। इनफैक्ट पूरा मरियम मदर मेरी का तो पूरा जिक्र है, सूरा है, तो सूरा लिखा हुआ है वहाँ पर मदर मेरी के बारे में जो कुरान में जिक्र है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। वहाँ जाके समझ में आएगा कि भाई कोई वहाँ पर मदर मेरी के स्टैचू को पत्थर मार के तोड़ नहीं रहा है। और जैसा आपने कहा ना कि आप नफ़रत की अगर आप धारा को देखें तो वो टॉप डाउन देखने को मिलती है भारत में। तमाम बड़े बड़े ऐसे नेता हैं, ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं जो बार बार नफ़रत को इतनी ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं। तो वो जैसा सौरभ बता रहे हैं कि वहाँ कितनी डिफरेंट तस्वीरें देखी उन्होंने, जैसा कि आप कहीं पढ़ते नहीं है। और इसीलिए इतना ज़रूरी हो जाता है कि हमारी अपनी जो जर्नलिस्ट्स हैं वो वहाँ जाकर वेस्टर्न नैरेटिव को चैलेंज करें। और ये हमने अपने रिपोर्टिंग करियर में, मैंने सीरिया में देखा है, वहाँ से रिपोर्टिंग करते हुए ईरान से तो खैर देखा ही है, बहुत सारे मुल्क हैं। लेकिन सौरभ, बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, फिर भी लास्ट जस्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता है आप भी मसरूफ़ हैं। एक जो यूनिवर्सिटीज़ पर अटैक्स हुए हैं, स्टूडेंट्स के कैंपसेस पर, साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ पर, वो कैसे कोप अप कर रहे हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स इससे? देखिए, युद्ध के दौरान तो क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई थी, लेकिन वहाँ पर जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है तेहरान में, वहाँ पर अटैक हुआ और वो वहाँ पर सैटेलाइट फैब्रिकेशन सेंटर था, वहाँ पर मिसाइल मारी गई। फिर वहाँ पर जो उनका AI डेटा सेंटर है वहाँ मिसाइल मारी गई शरीफ यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने क्या किया, उसको म्यूज़ियम सा बना दिया है, मतलब उसको कॉर्डन करके उसको बना नहीं रहे हैं। अच्छा, झंडा लगा दिया है कि मतलब वो भी एक तरीका है प्रोटेस्ट, नहीं वो भी एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का, लोगों को बताने का, देखिए ये यहाँ हम ये कर रहे थे, फैब्रिकेशन लैब है और यहाँ पर इन्होंने अटैक किया। तो स्टूडेंट्स मतलब इतना हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन है वहाँ पर कि वो क्लासेस शुरू हो गई हैं,
स्टूडेंट आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। तो अब जैसे इतना भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि पूरी यूनिवर्सिटी उड़ा दी। यूनिवर्सिटी के अंदर एक फैब्रिकेशन सेंटर है, उसको उड़ाया। यूनिवर्सिटी तो है अपनी जगह। तो हमने जैसे कहा ना कि इवन आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो आप पूछेंगे कहाँ पर, तुमको बताना पड़ेगा, आपको पूछ पूछ के पहुंचना पड़ेगा, हाँ ये फैब्रिकेशन सेंटर है, यहाँ पर अटैक हुआ था। लेकिन हर सोसाइटी में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जहाँ वॉर्स होते हैं, एक बात है कि ठीक है, लोगों की एक रेजिलियंस है, लोगों की डिफायंस है, उनमें राष्ट्रवाद दिख रहा है। लेकिन क्या आपको लगा कि इतनी एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जब लोग लगातार देख रहे होते हैं, सैंक्शंस देख रहे होते हैं, आज इरानियन रियाल की वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक स्थिति, बाहर आकर मुल्क के साथ ज़रूर खड़े हो रहे होंगे, लेकिन घरों के अंदर क्या हालात है लोगों के, कितनी उनकी जो है थाली आज महंगी हो गई है, उसमें भी वो लोगों के साथ फिर भी हॉस्पिटेबल रहते हैं गेस्ट्स को लेकर, पर कितनी मुश्किल ज़िंदगी है एक आम ईरानियन की आज। नहीं देखिए, वो एक चुनौती है क्योंकि इतने इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, ईरानी रियाल की वैल्यू इतनी घटा दी है और भी सैंक्शंस लगा दिए हैं, इतना लाद दिया है बोझ कि मत पूछिए। लेकिन अब वहाँ की सरकार थोड़ा, जैसे कि वहाँ पर गैस फ्री है, जो कुकिंग गैस है वो फ्री कर रखी है। पेट्रोल डीजल बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, ₹2 पर मतलब 1 लीटर या या 2 रुपए लीटर है, उस कार्ड दिया हुआ है। जो जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं उनको सरकार ने होटलों में रखा है। जैसे एक लाले होटल है, वहाँ पर उनको रखा हुआ है, जिनके घरों पर अटैक हुए, इनके फ्लैट्स उड़ गए हैं रहने के लिए। तो आर्थिक चुनौती तो नो डाउट है, सरकार वहाँ पर मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। वहाँ देखिए रोटी महिलाएं नहीं बनाती हैं, हमने बताया भी था कि रोटी वहाँ पे आपको मिल जाती है 5 या 6 सेंट में हर लोकेलिटी में। जैसे मदर डेयरी होता है वैसे एक वहाँ रोटियाँ मिलती हैं आपको। तो वहाँ लड़कियाँ, महिलाएं रोटी नहीं बनाती हैं, रोटी आपको सरकार देती है। तो रोटी मिल रही है वहाँ पे। लेकिन और भी आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चे हैं, तो वो तो एक चैलेंज है ही। जो जनवरी में प्रोटेस्ट हुए थे वो तो आपको पता ही ऑर्केस्ट्रेटेड थे। तो ट्रम्प ने बता ही दिया है कि वो कुर्दों को उन्होंने फंड किया था, हथियार भेजे थे करने के लिए। महंगाई भी एक मसला है, लेकिन इस समय महंगाई पर राष्ट्रवाद हावी है, बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद हावी है। बाकी अभी राहत सामग्री या पैसा काफ़ी लोग दे रहे हैं दुनिया भर से ईरान को, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी, अमेरिका, जहाँ से जो लोग दान करना चाह रहे हैं वो दान कर रहे हैं। तो वो भी एक छोटा सा पुश वो वहाँ पर लोगों को मिला है, वहाँ की सरकार को मिला है। पर एक बहुत बड़ी चुनौती है वो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो बहुत अच्छी नहीं है। आई थिंक युद्ध खत्म होने के बाद जो है बहुत सारी चुनौतियाँ उस वक्त मुबाहें खड़ी यही होंगी। वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो टोल वसूली की बात कर रहा है ईरान। वो जिद नहीं है, उनकी ज़रूरत है, उन्हें पैसे चाहिए। आपने उनका तेल आप खरीदने नहीं देते कि ईरान से कोई तेल खरीदे, उस पर अमेरिका का सैंक्शन है। उनसे बिजनेस आप किसी को करने नहीं देते हैं। उनके जो फॉरेन एसेट्स हैं वो आपने फ्रीज कर रखे हैं। तो कैसे, कहाँ से पैसा आएगा? तो ट्रंप के पहले कार्यकाल के दबाव में ही भारत ने ईरान से तेल खरीदने को जो है ज़ीरो कर दिया था। हालांकि उसके पहले मनमोहन सिंह सरकार ने उससे इनकार कर दिया था एंड दे कंटिन्यू टू बाय ऑयल। हमारी जो ओरिजिनली रिफाइनरीज थी दे वर एक्चुअली सूटेड फॉर इरानियन क्रूड। और विच ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट क्वेश्चन सौरभ, एक हम भारत सरकार की पोजिशंस देख रहे हैं जिसमें क्लियर शिफ्ट है टुवर्ड्स इसराइल। अयतुल्ला अली खामनेई की किलिंग होती है, उस पर भारत की तरफ से कंडेमनेशन तो छोड़ दीजिए, कंडोलेंस भी एक हफ्ते बाद देखने को मिलता है। मिनाब स्कूल में बच्चियों की जान जाती है, नॉट वन वर्ड। आयरिस डेना जहाज़ को इंडिया के स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड, जहां हम कहते हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वहां अमेरिका सबमरीन टॉर्पीडो के जरिए उड़ा देता है। इंटरनेशनल वाटर्स है, लेकिन इसकी बहुत नैतिक और एथिकल क्वेश्चंस हो जाती हैं। और दूसरी ओर आम भारतीय है, लद्दाख से लेकर कश्मीर से लेकर हैदराबाद में तो हर दूसरे स्टॉप पर आपको ईरानी चाय की दुकानें दिखेंगी, जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। और आपने उन भारतीयों से भी बात की जो ईरान में मौजूद है, ईरान छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ की सोसाइटी में इस युद्ध के दौरान जो हो पा रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ईरानियंस का नज़रिया क्या नज़र आया आपको भारत और भारतीयों को लेकर? ये बहुत अच्छा सवाल है। और हमारी चूँकि वहाँ हिंदुस्तानियों से भी बात हुई, आम ईरानियों से भी बात हुई, हमारी बात बड़े डिप्लोमैट से हुई, IRGC जर्नलिस्ट हुई। तो देखिए, ईरान में इंडिया की इमेज बहुत अच्छी थी, बेहद अच्छी। ईरान ने हमेशा पाकिस्तान से ऊपर इंडिया को तरजीह दी, डिस्पाइट उनका इस्लामिक नेशन, इस्लामिक ब्रदरहुड अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तान से मोहब्बत अपनी जगह।
हिंदुस्तान से हर साल सैकड़ों बच्चे, और वो दशकों से नहीं सदियों से जा रहे हैं वहाँ पर इस्लामी तालीम के लिए, कौम वगैरह। पहले नजफ़ जाते थे, फिर अब कौम जाते हैं। तो हमारे सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं, सबको पता है कि आप वहाँ यहाँ ताजमहल जाइए, वहाँ गुलिस्तान देखिए, आपको वही आर्किटेक्चर नज़र आएगा, वहीं के आर्किटेक्ट यहाँ पर आए। हमारी कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी। इनफैक्ट 1857 के रिवोल्ट में एक स्ट्रेस कॉल ईरान के सुल्तान को भेजी गई थी मदद के लिए, लेकिन देर हो गई। तो ईरान से वो हमारे संबंध रहे हैं। कश्मीर के मसले पर भी ईरान ने हमारा साथ दिया। तो ईरानियों को बड़ी उम्मीद थी कि हिंदुस्तान, ठीक है अमेरिका के दबाव में आप तेल नहीं ले रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इस पूरे युद्ध में आप थोड़ा न्यूट्रल रहेंगे। जब पीएम की तरह से कॉन्डोलेंस नहीं आया तो वहां की जनता में या वहां की सरकार को झटका लगा। आप इस बात को समझिए कि ईरान में ये हम लोगों को बताया गया कि पहले जो पाकिस्तानी थे वो ईरान में कहते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं ताकि उनको इज्जत मिले। आज वो बात नहीं है। तो लोगों के बीच में भी इंडिया की इमेज ख़राब हुई है। सरकार भी ये बात जानती है और सरकार को पता है कि हिंदुस्तान इजराइल के बेहद करीब है। पीएम आए थे और अगले दिन ही युद्ध शुरू हो गया नेतन्याहू से मिल करके, और पीएम कहते रहे नेतन्याहू मेरे फ्रेंड हैं। और वही पीएम जो कहते हैं नेतन्याहू मेरे फ्रेंड हैं, ईरान से हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है। हमें सबसे सस्ता तेल ईरान दे रहा था, सबसे सस्ता तेल दे रहा था, क्रेडिट पर दे रहा था, कोई हॉस्टिलिटी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ईरान बहुत अच्छा रहा हमारे साथ, न्यूट्रल रहा। उसने कहा कि हम मीडिएट कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं रहा कि ईरान ने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बयान दिया, और अभी भी नहीं। तो वो जानते हैं कि हमारे सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं, और यही वजह है कि वो अभी जो हमारे 12 शिप्स आए हैं उसे टोल वसूली नहीं हुई है, क्योंकि उनको पता है कि सरकारें आएंगी जाएंगी फॉर पीपल ऑफ इंडिया। वो पैसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान के लोगों से उनको पता है कि हमारा कनेक्ट है। नंबर 3, पीएम ने अब तक कंडोल नहीं किया है। आप 2018 में गए, पीएम हमारे गए अली खामनाई साहब के लिए रामपुर लाइब्रेरी से हाथों से लिखी पर्शियन में कुरान लेकर के गए, और आप चाबार पोर्ट पे डील करके आए, लेकिन उसको हम लोगों ने ऑनर नहीं किया अब तक। चाबार पोर्ट पर डील जो हमने करी हमने ऑनर नहीं की है अब तक। सच्चाई पता है सबको। मार्केटिंग के लिए हो सकता है हम चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, बहुत स्ट्रैटेजिक है, पाकिस्तान चाइना वगैरह, लेकिन हमने वहाँ काम कुछ नहीं हुआ। फुल पे आउट हो रखा है सरकार की तरफ से। तो वो एक चीज़ है। वहाँ पे लोगों में जो इंडिया की इमेज थी वो बहुत टार्निश हुई है, ख़राब हुई है, डिप्लोमैट्स के बीच में भी और लोगों के बीच में भी। अब जो हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे हैं उनके लिए तो चुनौती है। वहाँ भाई सरकारें आएंगी और जाएंगी, लोगों को तो आना जाना है तालीम के लिए या संबंध है। ईरान में हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, भाई शिया मुल्क है, यहाँ भी बहुत शिया रहते हैं, तो हमारे शादियाँ होती हैं वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। ईरान के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं स्कॉलरशिप पे, हमारे बच्चे डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं, शिया इस्लामी तालीम के लिए वहाँ जाते हैं। तो वहाँ लोगों को लगा हमें क्या करना चाहिए, फिर उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा करके हिंदुस्तान का झंडा लेकर के वहाँ लंगर लगाया, मौक़िब लगाया। तो जो ईरानी डेमोन्स्ट्रेशन में आ रहे हैं उनको शरबत पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हिंदुस्तान का झंडा लेकर के कि भाई हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान का झंडा। तो वो एक चीज़ है जिसने थोड़ा माहौल बेटर किया है, और उसके लिए बड़ी मेहनत लगी जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ मेहनत कर रहा है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे वो कह भी रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, मुल्क है, लेकिन हम देखेंगे कि इसे कितना टोल लेना है। तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान अगर बहुत अच्छे रिश्ते रखता तो शायद हमारा एक भी रुपये नहीं लगता, टोल ना लगता। हमारे शिप जैसे चाइना के प्रायोरिटी पे शिप पास हो रहे हैं, वैसे हमारे भी शिप पास होते हैं, हमारे पास हुए भी हैं। लेकिन जो कॉन्डोलेंस ना करना, फ़ोन पर बात ना करना, यहाँ पर भी एक ब्यूरोक्रेट को श्रद्धांजलि देने के लिए भेज देना, विदेश मंत्री भी नहीं गए, विदेश मंत्री चले जाते, पीएम तो दूर की बात थी, वो भी नहीं हुआ, आपने विदेश सचिव को भेजा। तो आपने तो अपना खेमा चुन रखा है। बिल्कुल चुन रखा है। और प्रधानमंत्री आपको पता है इस हफ्ते जब नॉर्डिक समिट के लिए यूरोप के एक दौरे के लिए जा रहे हैं तो वो स्टॉप ओवर कर रहे हैं यूएई में। उसी यूएई में जहां पर हालांकि ईरान ने कहा है कि अब आप हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क हैं, आपने अपना खेमा चुना है, आप ओपेक से बाहर हो रहे हैं, आप इजराइल के साथ अकॉर्ड्स कर रहे हैं। और भारत की कैलकुलेशन है कि यूएई में 3.5 मिलियन इंडियंस हैं, पूरे खाड़ी क्षेत्र में 90 लाख से ज़्यादा भारतीय हैं। फुजेरा टर्मिनल में भारत की जो है इंटरेस्ट्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए। खैर वो सारी रणनीतिक बात अपनी जगह है, लेकिन सौरभ
आपने क्योंकि प्रोफेसर एस एम मारांडी से बात की, बहुत बेहतरीन कॉन्वर्सेशन थी। आपने इस्माइल बगई से बात की जो उनके टॉप डिप्लोमेट है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। तो क्या ये सेंस लगा कि दिस रिलेशनशिप जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G जो रिलेशनशिप है कि इट इज़ डैमेज्ड फॉर गुड राइट नाउ? नहीं नहीं, वो एक जहन में बात है। डैमेज तो है, लेकिन फिर भी बातचीत चल रही है। इनफैक्ट हर हफ्ते एक बार हमारे विदेश मंत्री की, अब्बास अराची उनकी विदेश मंत्री से बातचीत हो रही है। देखिए, आपको संबंध तो रखना ही पड़ेगा ना, ईरान को भी संबंध हिंदुस्तान से रखने पड़ेगा, हिंदुस्तान को भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल करके रखने होंगे। भाई बहुत ओपनली नहीं, लेकिन अंदर से ही सही बातचीत इंडिया भी कर रही है और उसमें तमाम लोग हैं जो वहाँ पर बातचीत में, और हमारा अच्छा खासा सेटअप है। मतलब ईरान बहुत मुश्किल मुल्क नहीं है हमारे लिए, वहाँ हमारी इंडियन डायस्पोरा बहुत मजबूत है, हमारे धर्मगुरु हैं वहाँ पर बहुत सारे जो इंडियंस हैं और बहुत अच्छी जगह पर वेरी वेल प्लेस्ड हैं। तो इंडियन डायस्पोरा वहाँ बहुत मजबूत है, हमारे डिप्लोमेटिक बात भी चल रहे हैं, लेकिन हाँ, वो संबंधों में अब वो मिठास नहीं है जो मिठास थी। और पाकिस्तान नेगोशिएटर बन गया, इसमें पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है, तो वो भी तो हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो अज़रबैजान के ज़रिए सीमा से जो है लैंड फ्रंट से वापस आए हैं। वही अज़रबैजान जिनसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रिश्ते बहुत तल्ख हो गए थे और लगभग जो हमारी डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशंस बंद थी। अंत में सौरभ, आप तो शाकाहारी हैं, ईरानी चाय का लुत्फ़ उठाया, खान पान में कोई दिक्कत हो रही थी वहाँ पर, और आम ईरानियंस आप लोगों से मिल रहे थे, आप ईरानियंस के घर में आप गए, वहाँ पर किस तरह की आपने उनकी हॉस्पिटैलिटी देखी, यूथ के बीच में भी? बिल्कुल, बहुत हॉस्पिटेबल है। हम तो वेजिटेरियन हैं, पर बड़ा मुश्किल हो जाता है वेजिटेरियन के लिए वहाँ पे। एग प्लांट्स खा रहे होंगे आप? एग प्लांट्स तो, रोटी तो मिलती है, जैसे हमारे यहाँ रोटी मिलती है, वहाँ पर रोटी मिल जाती है, तो रोटी जैम के साथ खा सकते हैं। रोटी तो फिर रोटी मिल जाए तो फिर कुछ ना कुछ आप देख लेते हैं खाने के लिए। एंड आई एम नॉट फूडी एट ऑल, हम वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा फूडी है नहीं, तो खाना हमारे लिए कोई प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है नहीं, प्रॉब्लम होती नहीं है। फ्रूट्स खा लो, सुबह वहाँ लोबिया की दाल बनती है तो दाल खा लो। लेकिन हमें दो लोगों ने होस्ट किया, घर गए, उनके मुस्तफ़ा शाही साहब के दोस्त हैं, बहुत अच्छे से खाना खिलाया उन्होंने, हमारे लिए अलग वेज बनाया, डालमा वगैरह बनाया उन लोगों ने हमारे लिए, रोटियां तो वहाँ हैं ही। तो हॉस्पिटेबिलिटी में तो मतलब बहुत ही शानदार, पूरा वो अरब, पूरा जो अरब वर्ल्ड है, तो क्या पर्शियंस, पर उस पूरे इलाके में हॉस्पिटैलिटी बहुत शानदार है। वो एक तस्वीर भी आई थी, एक शख्स जिसका घर टूट जाता है, जर्नलिस्ट उसे फिल्म कर रहा होता है, लेकिन वो शख्स उस टूटे हुए मकान में भी अपने फ्रिज से पहले जो है एक फ्रूट निकाल कर उस जर्नलिस्ट को ऑफर कर रहा होता है। इतनी हार्ट टचिंग इमेजेस आती हैं ईरान से। What is the one, when you close your eyes, Saurabh, what is the one memory or the image that stayed with you from Iran? I think one very strong image which is still there with me. I was in Qom at Ali Lirjani's grave, and I saw a young couple in the night. वो रात में वहाँ पर अपने दो छोटे बहुत बच्चे खड़े भी नहीं हो पाते होंगे, चल भी नहीं पाते होंगे, और वो उनको लेकर के प्राम में वहाँ पर खड़े हुए हैं रात में। तो वो जो हमारे यहाँ कहते नहीं कि शहीदों की मज़ारों पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वो मेले लगने लगे हैं वहाँ पे। और वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आ रहे हैं कि देखो, हमने पूछा कि आप इनको लेके आपको डर नहीं लग रहा है, तो बोले नहीं नहीं, अभी से ही सिखाना है इनको, बताना है। तो वो एक तस्वीर है जो हमारे जहन में रह गई, और शायद हिंदुस्तान में भी ये करने की ज़रूरत है। जो हर साल लाखों लोग अपना पासपोर्ट छोड़ करके विदेश जाने की होड़ है ना, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, डंकी रूट चले जाएं, सरकारों की तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन लोगों को भी सोचना होगा। तो वो एक तस्वीर है जो बहुत हमेशा, आई थिंक इट विल बी विद मी, एंड आई हैड क्लिक दैट पिक्चर। तस्वीर भी है, इनफैक्ट वो तस्वीर हम आपको दे देते हैं, आप वो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाइए, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर, किस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं। वो तस्वीर है हमारे पास, वो तस्वीर आप दिखाइए, और वो तस्वीर बता रही है, दिखा रही है कि इस वक्त ईरान में क्या चल रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ शहादत जो शिया इस्लाम में है, वो वापस से एक अलग रूप में आपको वहाँ पर नज़र आएगा। तो हर लड़ाई, वेपन, टेक्नोलॉजी, पैसा, इन सब के सामने ईरान की हैसियत नहीं है अमेरिका और इजराइल के सामने। दोनों ही परमाणु
अस्त्रों से लैस मुल्क है। ईरान किससे लड़ रहा है? वो अपने जज्बे से लड़ रहा है। तो उसको दिखाती बताती हुई तस्वीर है वो। आप दिखाइए। थैंक यू। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं इस कॉन्वर्सेशन में, और इसीलिए शायद ये दुनिया इतनी सरप्राइज्ड है कि ऐसे एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की उम्मीद थी लोगों को, जिसमें ईरान ने इस तरीके से अच्छों को जो है उन्होंने सबक सिखा दिया है। उनकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, जो लेगोस की कम्युनिकेशन है, क्या इस्माइल बगाई ने कोई सीक्रेट शेयर किया था कि आखिर कौन कर रहा है उनकी सोशल मीडिया को हैंडल, जो इतनी जबरदस्त इन्होंने कर रखी है? अपने आप लोग कर रहे हैं, मतलब वो फिर बोला पॉइजन का क्रिएटिव, वो ऐसा कोई नहीं कि कोई पीछे से हैंडल कर रहा है। गजब है। एक्सक्लूसिव मीडिया वाले हैं, वो लेगोस बनाते हैं, बाकी लोग अपने अपने तरीके से, जो जिनकी उतने एम्बेसीज हैं, उनके हैंडल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं फिर बोला पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। वहाँ पर अभी भी लोग मतलब वो बुनकर का काम लड़कियां खुद ही बुनती हैं अपने बाले वाले और वही बेचती हैं आकर के। यहाँ वो नहीं देखेंगे। जो आर्ट, स्ट्रीट आर्ट है, वो तो बस सीमित रहेगी कुछ जगहों तक कि मूर्ति है वो सब कुम्हारी बनाता है। वो लोगों ने छोड़ा नहीं है अपना, वो जो हुनर है वो छोड़ा नहीं है। वो मॉडर्न भी है, साथ साथ वो अपने कल्चर, अपनी परंपरा से भी बहुत बहुत एम्बेड है। मतलब वो डिस्टिंक्शन नहीं है कि क्लासेस अलग है, मासेस अलग है, इंटेलेक्ट अलग है, क्रिएटिव्स अलग है। बहुत अच्छा लगा सौरभ आपसे लंबी बातचीत करके, क्योंकि सौरभ शुक्ला, सौरभ शाही ने जो ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है ग्राउंड से, 30 से ज़्यादा कुछ डिस्पैचेस इन्होंने भेजे हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स अभी भी जो हैं आप देख सकते हैं द रेड माइक पर, और पुरानी रिपोर्ट्स को तो ज़रूर से देखिए। और आप लोगों के सपोर्ट से डिजिटल जर्नलिज्म, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आखिर कितनी जो है नई माइलस्टोन्स अचीव कर पाते हैं, ये आप समझिए। जो आपको जो शो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया है, जहाँ से आपको ये गायब नज़र आएगी। तो बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सौरभ। ऑल द बेस्ट। आई होप, आप, मुझे पता है आप रेस्ट के बहुत खिलाफ हैं, लेकिन ट्राई एंड गेट सम रेस्ट व्हेन यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, आदाब।